गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? होप सो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग पुनः आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार और ख़ास चैप्टर के साथ। कक्षा 10 रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में पढ़ लिया है। आज हम लोग इसके जितने भी VVI MCQ है जो कि बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन सभी की चर्चा करेंगे और बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है आज की। तो अंत तक आप लोग बने रहिएगा और अंत में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके सभी सवालों में से कितने सवाल सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बच्चों को इसमें बहुत सारी समस्याएं रहती है, लेकिन इसको आज हम लोग बहुत मज़ेदार बनाएंगे। तो पहला सवाल है आपके सामने। इसमें क्या कह रहा है कि जिंक Zn का मतलब हो गया जिंक, CuSO4 कॉपर सल्फेट की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है क्या? जिंक सल्फेट और कॉपर। सवाल है कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। हम लोगों ने पढ़ा है क्लास में, लगभग 10 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है इसमें से कौन सा है? क्या वो संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है? चलिए इस सवाल को हम लोग समझते हैं। सवाल क्या था कि जिंक की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट से करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर निकलता है, कॉपर बाहर होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए, एक होता है रिएक्टिव सीरीज, है ना। रिएक्टिव सीरीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिएक्टिव सीरीज क्या होता है? अभिक्रियाशीलता श्रेणी। रिएक्टिव सीरीज में सबसे पहला जो तत्व आता है वो आता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आता है जिंक, जिंक के बाद आता है फेरम, फेरम के बाद आता है लेड, लेड के बाद आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है पारा, पारा के बाद आता है Ag, Au और Pt। ये रिएक्टिव सीरीज है। रिएक्टिव सीरीज का मतलब है तत्वों को अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे नीचे आएगा तो उसकी अभिक्रियाशीलता कम होती जाएगी। यहाँ पे हमको देखना क्या है, यहाँ पे जिंक, इस सीरीज में आप जिंक को खोजिए, जिंक कहाँ है? तो जिंक हमें मिल रहा है यहाँ पे, है ना। दूसरा जो एक यौगिक दिया हुआ है उसमें कॉपर है, तो कॉपर कहाँ पे है? कॉपर जिंक से ऊपर है या नीचे है? कॉपर कहाँ है? तो कॉपर हम देख पा रहे हैं कि जिंक से नीचे है। कॉपर कहाँ है? जिंक से नीचे है। कॉपर यहाँ पे आपको मिल रहा है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रिएक्टिव सीरीज के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ज़्यादा रिएक्टिव तत्व होता है, वो कम रिएक्टिव वाले को हटा देता है ना। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को अगर हटा देता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें हम देख रहे हैं इस Zn ने क्या किया है, Zn ने यहाँ पे इस Cu को हटा दिया है और Cu के साथ खुद आ गया है। ये Zn Cu को हटा के ZnSO4 बनाया है और कॉपर को क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है। तो इसने क्या किया है, एक ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व एक दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर खुद उसकी जगह को ले लेता है और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा था
कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करके एकल तत्व का निर्माण करता है तो उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई तत्व ए है या यौगिक ए है और बी है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा, ए बी बना लेगा, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया हम लोगों ने अभी देखा। द्विविस्थापन क्या होता है, द्विविस्थापन ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें आयनों का एक्सचेंज होता है, एक यौगिक का आयन दूसरे यौगिक के साथ और दूसरे यौगिक का या आयन उस दूसरे यौगिक के साथ होता है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इसको, एज फॉर एग्जांपल हम देखें तो देखिए, अगर हमारे पास कोई यौगिक ए है, इसकी अभिक्रिया हम बी के साथ करवा रहे हैं, इसकी अभिक्रिया बी के साथ करवा रहे हैं, तो अगर ये ए बी बना लिया तो इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा संयोजन। इसका क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। मतलब ये आपस में दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे से मिलकर एक नया यौगिक बना रहा है। दूसरा एक यौगिक का एग्जांपल लेते हैं। एक यौगिक ए बी है और ए सी डी है, ये आपस में अभिक्रिया किया, इसने आपस में अभिक्रिया किया और इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया ए डी प्लस बी सी। ऐसा अगर बना लिया, ये सी के साथ और बी डी के साथ, अगर ऐसा बना लिया तो इसको क्या बोला जाता है, ये होता है द्विविस्थापन। ये क्या है, द्विविस्थापन। इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं उभय विस्थापन। ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, अगला उसमें क्या था, और था वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या है, एक तत्व, वियोजन अभिक्रिया में क्या है, एक ही यौगिक, अगर कोई यौगिक है ए बी, अगर इस यौगिक को रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे और ये दो अलग अलग यौगिकों में बढ़ जाएगा, दोनों का क्या हो गया, वियोग हो गया, इसको क्या बोला जाता है, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है हमारा, कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। मैग्नीशियम को फीता को जलाने पर जो ज्वाला होती है, उस ज्वाला की लौ कैसी होती है, ये हमें बताना है। चैप्टर में सवाल भी था, सवाल आता है कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले रगड़ा क्यों जाता है ना, सैंड पेपर से क्यों रगड़ा जाता है, इसको जो है सैंड पेपर से क्यों रगड़ा जाता है, बताइए। सैंड पेपर से इसको रगड़ने का क्या कारण है। हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और जब इसको जलाया जाता है एक प्रकार का ये जंग बना लेता है, इसके ऊपर एक प्रकार का परत चढ़ जाता है, उसी परत को हटाने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सैंड पेपर से रगड़ते हैं ताकि अच्छे से जल सके। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है, क्या वो पीली होती है, क्या वो लाल होती है, चमकीली होती है, चमकीला उजला होता है या लाल होता है। तो आपने जाना कि जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उसका आग जो होगा हमेशा चमकीला उजला होगा, इस चीज को आपको याद रखना है। कैसा आग होगा जी, चमकीला उजला होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना, क्या पूछ रहा है, बुझा हुआ चूना। तो किस किस को पता है बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला, किसको पता है, बुझे हुए चूने का सूत्र किसको किसको पता है, बताइए। बुझे हुए चूने का सूत्र किसको किसको पता है, अगर नहीं पता है तो देखिए। बुझा हुआ चूना इसी को बोला जाता है भखड़ा चूना। भखड़ा चूना, और इसका यूज जो हम लोग करते हैं, ये करते हैं सफेदी के लिए, दीवालों को रंगने के लिए, घरों को रंगने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक अभिक्रिया बता रहे हैं आपको। हमने कहा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो क्या बनाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और
और जल का निर्माण करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जल का निर्माण करता है, प्लस में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है, अधिक मात्रा में ऊष्मा भी निकलता है। अब देखिए यहाँ पे ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकले तो उसको क्या कहा जाता है? ऊष्मा निकलने वाले को क्या कहा जाता है? क्या ऊष्मा छेपी कहते हैं या ऊष्मा शोषी कहते हैं? तो याद रखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ऊष्मा छेपी। ठीक है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है, उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ये दो टर्म हैं, हम लोग याद रखेंगे, एक होता है ऊष्मा छेपी और एक होता है ऊष्मा शोषी। सवाल था निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का क्या मतलब है? अरे चूना था, आग लगा हुआ है, बुझा दी। किस चीज से बुझा देंगे? पानी डाल के बुझा सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं बुझाने के। तो हम देखिए यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे हमारे पास एक चूना था, ये चूना, ये कौन सा चूना था? तो ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बिना बुझा हुआ चूना है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। हमने इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दी है? जल के साथ करवा दिया है। किसके साथ करवाया है? जल के साथ करवाया। तो इसने क्या बनाया है? तो इसने बनाया है बुझा हुआ चूना, इसी का नाम है बुझा हुआ चूना। याद रखिएगा, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो इसमें से कौन सा बुझा हुआ चूना है? अब हमारा सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप देख रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए, इसका क्या नाम बताया अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि इसका क्या नाम है। इसको CaO को क्या कहा जाता है? CaO को क्या कहा जाता है? तो ये क्या है? ये है बिना बुझा हुआ चूना, और इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसी का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। इसका और भी नाम है, इसको संगमरमर भी कहा जाता है। ठीक है। अगला जो है ये क्या है? CaCO3, CaCO3। तो इसका क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। नाम याद रखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है? Ca, इसका क्या है? ये कौन सा तत्व है? तो ये है कैल्शियम, ये है कैल्शियम। जब हम लोग MCQ करेंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न करेंगे, तो कोशिश ये करना है कि चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब करें, ताकि हमें सबके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमको तो नहीं पता है कि बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो कोशिश करना है कि जितने भी ऑप्शंस है उन सबको डिस्क्राइब करें, सिर्फ आंसर से मतलब नहीं रखना है। हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा बुझा हुआ चूना है, आपको आंसर पता चल गया होगा, CaOH का होल ट्वाइस। चलिए अगले सवाल की ओर करते हैं। सवाल है, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। लोहे की कील को डुबाया गया है। यहाँ पे देखिए, किस कील को? लोहे की कील को डुबाया गया है। लोहा का कील मतलब लोहा को डुबाया गया है, और लोहा को क्या बोलते हैं? Fe, फेरम, है ना। इसको डुबाया गया है। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में कौन सा विलयन था, है ना? उस जांच परख नली में विलयन था, मतलब पूछ रहा है कि आप बताइए कि कौन सा विलयन था। सवाल ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक परख नली है, सपोज ये परख नली है, इसमें एक कोई भी विलयन है पहले से, इसमें कोई भी विलयन पहले से है। हमने क्या डाला? हमने इसमें एक लोहे की कील डाला, लोहे की कील को डाला,
लोहे की कील को डाला। जैसे ही हमने इसमें डाला तो ये लोहा का जो कील है, ये लोहा का कील है, इस विलयन के साथ रिएक्शन करेगा, इस विलयन के साथ रिएक्शन करेगा। तो एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहा है कि इसमें, इस परख नली में कौन सा विलयन पहले से था, कौन सा विलयन पहले से था। तो हमको तो पहले ये देखना पड़ेगा कि लोहा किस किस से अभिक्रिया कर सकता है। इन द सेंस कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था रिएक्टिव सीरीज, है ना, क्रिया से अभिक्रियाशीलता श्रेणी। तो उस श्रेणी में हमें देखना पड़ेगा कि Fe किससे रिएक्शन करेगा, अपने से ऊपर वाले से या अपने से नीचे वाले से, अपने से ऊपर वाले से या अपने से नीचे वाले से जी। क्योंकि इस विलयन में रंग बदला है, इसका मतलब ये हुआ कि इस विलयन में जो भी चीज रहा होगा, जो भी तत्व रहा होगा, उस तत्व को इस लोहे ने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया, तभी तो इसका रंग बदल गया, उसको विस्थापित कर दिया। तो विस्थापित कौन करता है, जो इससे नीचे का जो भी तत्व रहा होगा क्रियाशीलता श्रेणी में, Fe से नीचे जो भी तत्व रहा होगा क्रियाशीलता श्रेणी में, उसको इसने हटा दिया होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या Zn Fe से नीचे है, नहीं, Zn तो Fe से ऊपर है, Zn क्या है, Fe से ऊपर है, तो ये तो हो नहीं सकता है। क्या Cu है, क्या Cu है, Cu Fe से नीचे है, तो हाँ Cu जो है Fe से नीचे है। क्या Fe है, तो ये सेम रह गया, तो इसकी तो चर्चा होगी नहीं। क्या एल्युमिनियम है, Al2 Fe से नीचे है, तो नहीं, Al तो Fe से ऊपर है। तो सिंपल सा हमको दिख रहा है कि लोहा किसको हटाएगा, Al को हटाएगा, Zn को हटाएगा या Cu को हटाएगा। तो हम लोगों ने जाना है अभी क्रियाशीलता श्रेणी में कि अपने से नीचे वाले तत्व को ऊपर वाला तत्व हटा देता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि Fe से नीचे कौन है, सिर्फ Cu है, Al और Zn तो Fe से ऊपर है, इससे ये ज्यादा मजबूत है, ज्यादा रिएक्टिव है, ये खुद इसको हटाएगा। अगर एल्युमिनियम को हटाना होगा तो लोहा को हटा देगा, जिंक को हटाना होगा तो लोहा को हटा देगा, ठीक है। एल्युमिनियम कॉपर को हटाएगा, जिंक कॉपर को हटा सकता है, Fe कॉपर को हटा सकता है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे तो कैसा समीकरण बन जाएगा, देखिए Fe है ना। अब एक परख नली है, इसमें एक विलयन है, यही कौन सा विलयन है जो कि क्या करेगा, इसके रंग को बदल देगा। तो रंग को बदलने के लिए इसमें जो भी विलयन होगा, जो भी धातु होगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि किस किस को हटा सकता है, Fe किसको हटा सकता है, Fe से जो नीचे होगा उस सबको हटा सकता है। Fe से जो नीचे होगा, Fe से नीचे देखिए Pb होता है, Pb के बाद हाइड्रोजन होता है, कॉपर होता है ना, कॉपर के बाद Hg होता है, Hg होता है, Hg के बाद Ag होता है, Au होता है। तो इन सभी को वो हटा सकता है, इन सभी को हटा सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं क्या है हमारे पास, है CuSO4, और इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट। इसका क्या नाम हो जाएगा जी, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। इसका क्या नाम हो जाएगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। इसका मतलब है कि उसमें, उस परख नली में कौन सा विलयन था, कॉपर सल्फेट पहले से था। जब उस कॉपर सल्फेट में हमने लोहा को डाला तो लोहा ने इस कॉपर को हटा दिया, इस लोहा ने कॉपर को हटा दिया और क्या बना लिया होगा, फेरस सल्फेट बना लिया होगा, और कॉपर क्या हो गया, बाहर हो गया होगा। कॉपर क्या हो गया होगा, बाहर हो गया होगा। क्योंकि कॉपर का रंग जो होता है, कॉपर का रंग कैसा होता है, कॉपर, इस फेरस सल्फेट का रंग कैसा होगा बताइए, फेरस सल्फेट का रंग कैसा होगा, तो इसका रंग होता है हरा। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ये कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होगा, इसका रंग कैसा होगा, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होगा, तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला, कॉपर सल्फेट का रंग नीला, और फेरस सल्फेट का रंग जो होता है क्या होता है, हरा होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, CuSO4 हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल, ये मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ। ये है Na2SO4
और ये AQ दिया हुआ है, मतलब ये एक प्रकार का सॉल्यूशन है, प्लस BaCl2 ये भी AQ दिया हुआ है, मतलब कि एक प्रकार का विलयन है। इसने क्या बनाया है? इसने बनाया है BaSO4, ये S दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? सॉलिड है। और क्या बनाया है? 2NaCl, और ये क्या है? AQ दिया हुआ है, मतलब एक प्रकार का विलयन है। रासायनिक समीकरण में हम लोग देखते हैं कुछ टर्म लिखे होते हैं जिसका मतलब हम लोग ने पढ़ा हुआ है, जैसे कि रासायनिक समीकरण में अगर S लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है किसी भी यौगिक के बगल में, तो S का मतलब होता है सॉलिड, और सॉलिड का मतलब ठोस। अगर AQ लिखा हुआ है, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में AQ लिखा हुआ है, तो AQ का मतलब होता है, AQ का मतलब होता है एक्वेंस, इसका मतलब होता है, ये होता है जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन। अगर किसी भी रासायनिक समीकरण में नीचे की तरफ तीर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या बन रहा होगा? अवक्षेप बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर तीर ऊपर की तरफ लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का उत्सर्जन हो रहा है, गैस का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है ना। अगर L लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है तरल अवस्था में, लिक्विड का मतलब होता है तरल अवस्था में, ठीक है। तो ये कुछ इसके साइन हैं जो कि ये किसमें लिखे रहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में लिखे रहते हैं, जिनसे हमें उसकी अवस्था का पता चलता है, ठीक है। अब ये हमारे सामने रासायनिक अभिक्रिया एक दिया हुआ है, इसमें से हमको बताना ये है कि ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक तत्व यौगिक आपस में मिलकर नए तत्वों का निर्माण करते हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक यौगिक है या तत्व A है और वो B के साथ मिलकर क्या बना लिया? AB मिला लिया, मतलब क्या हो गया? दोनों आपस में मिल गया, संयोग हो गया, है ना। तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में हम लोग यह जानते हैं कि कोई यौगिक AB है, अब इस यौगिक को हमने या तो गर्म कर दिया या प्रकाश दे दिया, तो किसी प्रकार से ये यौगिक दोनों आपस में अभिक्रिया करके अलग अलग हो जाता है, मतलब वियोग हो जाता है, दोनों का अलग अलग हो जाता है, तो ये वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे है द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक होता है एकल विस्थापन, एक होता है द्विविस्थापन। तो एकल विस्थापन में मैंने बताया था कि एकल विस्थापन में क्या होगा? एकल विस्थापन में जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देगा, है ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? एकल या विस्थापन, एकल बोलेंगे या विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में अपने आयनों का अदला बदली करते हैं, आयनों का अदला बदली करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अदला बदली करेगा तो क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अदला बदली में देखिए क्या होगा? अदला बदली में इसको जरा समझते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया में कुछ यौगिकों को दिया हुआ है, एक यौगिक A है, AB है, दूसरा यौगिक CD है ना, CD है। अच्छा, आयनों की बात करेंगे तो पहला वाला जो होता है, याद रखिएगा, साइन की बात करेंगे तो ये जो साइन होता है, पहला वाला यौगिक पे साइन होता है प्लस का और दूसरा होता है माइनस का। ये होगा प्लस वाला, ये होगा माइनस वाला। इस दोनों में अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो क्या करेगा? ये आपस में अपने आयनों को बदल लेगा। इसमें देखिए प्लस वाला आयन इसके माइनस वाले को लेके चला जाएगा, तो प्लस वाला A था, माइनस वाला D था। प्लस वाला आयन माइनस वाले को लेके चला गया, इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले को लेके चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? B किसको लेके चला जाएगा? C को लेके चला जाएगा। तो इसमें क्या हो गया? आयनों का अदला बदली हो गया, आयनों का अदला बदली हो गया। तो आयनों का अदला बदली होगा तो वो क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। तो क्या
इसमें आयनों का अदला बदली हो रहा है। चलिए जरा देखते हैं क्या आयनों का अदला बदली हो रहा है। चलिए देखा जाए इसको। हमने क्या बताया, जो पहला वाला होता है वो प्लस होता है। तो देखिए ये प्लस वाला आयन है, दूसरा वाला माइनस वाला आयन होता है। दूसरे यौगिक में पहला वाला प्लस होगा, दूसरा वाला क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, अब ये क्या बनाया है, बी ए कहाँ है, बी ए, ये है बी ए। ठीक है, SO4 को लेके आया है, मतलब ये प्लस इसको लेके आ गया, इसको लेके चला गया। चलिए ठीक है, इसने आयन को एक्सचेंज कर लिया। दूसरा क्या बनाया है, NaCl, Na कहाँ है, यहाँ है, और Cl कहाँ है, यहाँ है। ये वाला इसको लेके चला गया, है ना। तो इसने क्या कर दिया, NaCl बना दिया। मतलब कि ये कि इसमें आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, अदला बदली हो रहा है, इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, क्या कह रहा है, साग सब्जियों का विघटन होना, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, कंपोस्ट बनाना। कंपोस्ट जो है एक प्रकार का खाद होता है। जब चीज़ें सड़ जाती है, गल जाती है, तो वो मिट्टी में भुरभुरा एक भूरे रंग का पदार्थ बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं या कंपोस्ट बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या उष्मा शोषी है। उष्मा शोषी का मतलब अभिक्रिया होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होगी, अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता, हमको उष्मा देना पड़ेगा, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उष्मा देना पड़ेगा। तो क्या ये उष्मा शोषी है या उष्मा छेपी है। उष्मा छेपी का भी मैंने बताया। उष्मा छेपी का क्या मतलब होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकलता है। उष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि जब हम लोग CaO में जल को मिलाते हैं, मतलब बिना बुझा हुआ चूना में जल को मिलाते हैं, तो इसके दौरान ये क्या होता है, इसके दौरान ये क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस बनाता है और जल बनाता है और उष्मा का निर्माण करता है, उष्मा का निर्माण करता है। तो क्या ये उष्मा छेपी है, उभयगामी है या प्रतिस्थापन है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो याद रखिएगा, साग सब्जियों का जब भी विघटन होगा तो उसमें से उष्मा बाहर निकलेगी, उसमें से उष्मा बाहर निकलेगी। तो इसीलिए उष्मा बाहर निकलेगी तो क्या होगा, उष्मा शोषी या उष्मा छेपी, उष्मा शोषी या उष्मा छेपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है उपचयन, उपचयन। देखिए दो टर्म आते हैं, एक आता है उपचयन और एक आता है अपचयन, है ना। एक है उपचयन, दूसरा शब्द है अपचयन। ये शब्द है, इसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि उपचयन और अपचयन के बारे में बताइए। लेकिन हम लोग किताबों में या कहीं कहीं हम लोगों ने ऐसे पढ़ लिया होता है, उपचयन का ही दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेशन, और अपचयन का ही अंग्रेजी नाम होता है रिडक्शन, है ना। इसी का दूसरा एक नाम होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, इसी का एक दूसरा नाम होता है अवकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण, इसको इंग्लिश में उपचयन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। देखिए इसके बारे में, दोनों के बारे में देखते हैं क्या होता है। देखिए याद रखेंगे हम लोग कि ये जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है। ऑक्सीजन क्या होता है, इसमें जुड़ता है। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, है ना। ऑक्सीकरण में क्या होगा जी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन का योग होगा। देखिए अवकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन का वियोग होगा, ऑक्सीजन का वियोग मतलब ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन इसमें से हटेगा। और क्या होगा, और क्या होगा ऑक्सीकरण में, और क्या होगा,
और क्या होगा, ऑक्सीजन योग होगा तो हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा तो हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा, हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। और क्या होगा, और क्या होगा, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। तो अगर ये सारी चीजें हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है, इसमें से कोई भी, या तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, या हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो अगर कुछ भी हो रहा है तो वो रासायनिक अभिक्रिया उपचयन कहलाएगा। इधर अगर ऑक्सीजन हट रहा है या हाइड्रोजन का जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। और ये ये अपचयन कहलाएगा, ये उपचयन कहलाएगा। तो अब तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं क्या, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है, तो उपचयन कहाँ है, उपचयन यहाँ है, ये ऑक्सीडेशन, उपचयन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, तो ऑक्सीजन का योग होता है, सही बात है, ऑक्सीजन का योग होता है, सही बात है। और क्या होता है, और क्या होता है, हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन का वियोग होगा, ये भी सही बात है। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, हाँ तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो ये भी सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी सही है, ये सभी सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला जो है याद करना पड़ेगा। याद कैसे होगा, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na, सोडियम हो गया, अब हाइड्रोक्साइड है तो NaOH का होल ट्वाइस, NaOH का होल ट्वाइस क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, किससे अभिक्रिया करता है, जिंक का मतलब Zn से अभिक्रिया करता है, तो कौन सा उत्पाद बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या नाम है, इसका नाम है जिंक, है ना। तो जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, देखिए इसमें कुछ फार्मूला दिया हुआ है, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी है, मैं इसको सुधार देता हूँ, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है Na2 ZNO प्लस H2, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये है NaZnO2 प्लस H2, ये क्या लिखा हुआ है, ये है NaOZn2 प्लस H2, ये क्या लिखा हुआ है, Na2ZnO2 प्लस H2। देखिए हाइड्रोजन सब में निकल रहा है, हाइड्रोजन सब में निकल रहा है। अब इसमें से हमको ये चुनना है कि ये कौन सा बनाएगा, है ना, ये कौन सा बनाएगा। देखिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट बनाता है। अब जिसको सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, है ना, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, CuO, अभी मैंने बताया है कि CuO का क्या नाम, CuO का क्या नाम है, बताइए कौन बताएंगे, CuO कॉपर, Cu
ओ, क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका नाम? Cu से कॉपर होता है, O है तो क्या हो जाएगा? O लगा हुआ है मतलब ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा जी? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया हो रही है किससे? ये है हाइड्रोजन। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से हो रही है। क्या बना रहा है? ये कॉपर अलग हो जा रहा है और H2O बना रहा है। कॉपर अलग होकर H2O बना रहा है। इसमें पूछ रहा है क्या कि किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभिक्रिया का प्रकार पूछ रहा है। क्या वह उपचयन है, अपचयन है, उपचयन है, अपचयन है? तो इसके बारे में अभी मैंने बताया, इस दोनों के बारे में बताया। उपचयन का मतलब क्या है? उपचयन का मतलब है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, है ना। अपचयन का मतलब क्या है? अवकरण। इसका मतलब क्या है? अवकरण। रिडक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। ये क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो बताइए इसमें से कौन सा अभिक्रिया होगा? इसमें से ये कौन सा अभिक्रिया होगा? तो देखिए हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि CuO है और हाइड्रोजन गैस है, इसने क्या किया है? कॉपर को अलग छोड़ दिया और H2O बना दिया। क्या ऑक्सीकरण में हमने क्या देखा था कि ऑक्सीजन का योग हो रहा था, ऑक्सीजन का योग हो रहा था। तो क्या इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है? तो हमने तो यहाँ देखा कॉपर से कॉपर से कॉपर से ऑक्सीजन तो हट गया। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया जी? ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर हट गया तो कौन सा अभिक्रिया बताए थे? ऑक्सीजन हट गया तो कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण या अवकरण? तो ऑक्सीजन अगर हट गया तो वो होता है अपचयन। ऑक्सीजन अगर हट गया तो अपचयन, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं। ये यहाँ पे हाइड्रोजन अलग अकेले था और इधर आके इसके साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन अगर जुड़ गया, ऑक्सीजन अगर जुड़ गया तो ऑक्सीजन जब जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ गया तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसके बारे में मैंने क्या बताया था? ये होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें दोनों प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। ऑक्सीजन हट भी रहा है और जुड़ भी रहा है। तो याद रखिएगा जब ऐसी अभिक्रिया हो जाए तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे तो प्रश्न ही नहीं, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कथन रहता तभी तो सही बताते हैं, यहाँ पे तो कथन नहीं दिया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं, है ना। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, हमें बताना है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? लेड नाइट्रेट PbNO3, PbNO3 को क्या करना है? गर्म करना है। क्या बनेगा? क्या ऑक्सीजन बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बनेगा, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बनेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ देखिए लाल तप्त आयरन है, लाल तप्त आयरन है। लाल तप्त आयरन का क्या मतलब है? लोहा को गर्म किया गया है और गर्म लोहा पे हमने क्या किया दिया? गर्म पानी डाल दिया, मतलब जल वाष्प डाल दिया। तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? हम लोगों ने पढ़ा था कि लोहा में जंग कैसे लगेगा? लोहा ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा? नहीं, ठंडे जल से तो अभिक्रिया नहीं करेगा। तो क्या गर्म जल से करेगा? हाँ, गर्म जल से कर लेगा। लोहा ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है।
लोहा गर्म जल और जल वाष्प से अभिक्रिया करता है, और लोहा गर्म जल और जल वाष्प से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जंग बनाता है, और उस जंग का नाम क्या होता है, क्या वो Fe2O3 है, Fe3O4 है, या FeS है, या FeO है। तो याद रखिएगा, जब लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है तो Fe3O4 बनाता है, Fe3O4 बनाता है, हमको इसको याद रखना है। क्या बनाता है जी, Fe3O4 बनाता है, ठीक है, Fe3O4 बनाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, तो AgCl के बारे में आपको पता है, AgCl को जब हम प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं, सूर्य का प्रकाश, AgCl को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं तो Ag और Cl दोनों अलग अलग हो जाता है ना। तो इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग श्वेत होगा, पीला होगा, हरा होगा, काला होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फेरस सल्फेट FeSO4, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया था कि इसका रंग जो होता है क्या होता है, हरा होता है। अच्छा, इसको याद करने का ट्रिक कैसा है, कैसे आप याद करेंगे कि इसका रंग हरा ही होता है, तो देखिए यहाँ पे F है ना, यहाँ पे F है, F, ठीक है, तो F से क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट। F से आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्या है, फेरस सल्फेट, ये क्या है, फेरस सल्फेट, ठीक है। अच्छा, F के बाद क्या आता है, ABCDEFG, F के बाद क्या आता है, F के बाद आता है G, तो G से आपको याद रखना पड़ेगा ग्रीन, क्या याद रखना पड़ेगा, ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा। तो आप तो बता दीजिएगा फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, हरा होता है, फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, हरा होता है। इसी प्रकार एक और है कॉपर सल्फेट, CuSO4, इसका क्या नाम है, कॉपर सल्फेट, इसका क्या नाम है, कॉपर सल्फेट। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो सी से याद रखना पड़ेगा आपको कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अच्छा, सी के बाद क्या आता है, सॉरी, सी के बाद डी आता है, लेकिन सी से पहले क्या आता है, तो सी से पहले क्या आता है, सी से पहले आता है क्या, बी, तो बी से याद रखेंगे क्या होता है, ब्लू, क्या होता है, ब्लू, ब्लू का मतलब नीला। तो हमें याद रखना है क्या, कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा, नीला, और फेरस सल्फेट का रंग क्या होगा, हरा होगा। चलिए आगे की तरफ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो बताइए कैसा होगा, क्या वो भूरा होगा, लाल होगा, हरा होगा, पीला होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का रंग कैसा होगा जी, बताइए। तो NO2 का रंग जो होता है वो क्या होता है, भूरा होता है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, जब हम सांस लेते हैं, श्वसन करना, तो ये श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन, श्वास लेते हैं तो श्वसन में हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, जब भी हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, O2 लेते हैं। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन अंदर गया तो ऑक्सीजन का ऐड हुआ, ऑक्सीजन का ऐड हुआ, है ना। तो ऑक्सीजन का ऐड हुआ तो क्या वो उपचयन है, संयोजन है, ऊष्माक्षेपी है, या ऊष्माशोषी है, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो एक बात तो और इसमें हम देखेंगे कि जब हम श्वास लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऊष्मा भी तो बाहर निकलती है। अरे हमने सांस लिया, खाना पचा, खाना जब पचेगा तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, और उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा भी तो बाहर निकलती है। तो इस प्रकार तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ऊष्मा अगर बाहर निकलती है तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, उपचयन, उपचयन मैंने किस लिए नहीं लगाया, क्योंकि श्वसन जब हम करते हैं, श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उपचयन भी हमारा सही आंसर हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन का थोड़ा सा वो है
तो इस तरह का है, तो हमको दिमाग लगा के करना पड़ेगा कि इसमें ऑक्सीजन भी तो ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, और अभिक्रिया होने के बाद उष्मा भी निकल रही है, तो उष्मा क्षेपी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सही है? यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया हुआ है, इसमें से हमको सही निकालना है। अब जिसको फार्मूला याद होगा वो इसको देखकर आराम से सही निकाल पाएगा, जिसे याद नहीं होगा वो नहीं निकाल पाएगा। तो बताइए कौन सा सही है इसमें? इसमें कौन सा सही है? क्या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट दिख रहा है आपको? ये सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3, 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 Na2CO3 सब में दिया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि इसके साथ जल के कितने अणु लगे रहते हैं, कि 5 अणु है? नहीं, 5 अणु तो नहीं देखा मैंने। 7 अणु है? 7 भी नहीं देखा है। 2 अणु है? ये भी नहीं देखा है। हमने देखा है कि इसके साथ जो है कि 10 अणु लगे रहते हैं जल के, और इसका नाम क्या हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका का मतलब होता है 10, डेका का मतलब 10, और डेका क्या हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट मतलब जल का 10 अणु लगा हुआ है, जल का 10 अणु लगा हुआ है। अच्छा, इसी का क्या नाम है? इसी का नाम क्या है? हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं धोबन सोडा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? धोबन सोडा के नाम से जाना जाता है, मतलब कि वाशिंग सोडा। इसका क्या नाम है? वाशिंग सोडा के नाम से इसको जाना जाता है ना। अच्छा, इस वाशिंग सोडा को बनाने की कौन सी विधि है? इसको बनाने की विधि, इसको वाशिंग सोडा को बनाने की विधि किस विधि से बनाया जाता है? किस विधि से बनाया जाता है? तो याद रखेंगे, इसको साल्वे विधि से बनाया जाता है। किस विधि से बनाया जाता है? साल्वे विधि से बनाया जाता है। किस विधि से? साल्वे विधि से बनाया जाता है। अच्छा, एक और विधि है, एक और विधि है, किसी को याद आ रहा है क्या? एक और विधि है, 2 विधि से इसको बना सकते हैं। बुक में लिखा हुआ है साल्वे विधि, लेकिन मैंने बताया था आपको कि इसको एक और विधि से बनाया जा सकता है, जिसका नाम है अमोनिया सोडा विधि। अमोनिया सोडा विधि, इस विधि से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये तो बनाने की विधि हो गई। अच्छा, इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या है? क्यों इसका उपयोग किया जाता है? किस चीज के लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो इसके उपयोग, देखो नाम से याद समझ में आ रहा है कि धोबन, तो कपड़ा साफ करने के लिए होगा। हाँ जी होगा, कपड़ा साफ करने के लिए करेंगे। अच्छा, और किस चीज के लिए करेंगे? कपड़ा साफ करने के लिए करेंगे, और किस चीज के लिए करेंगे? तो इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। अभिकर्मक के रूप में, और इसका उपयोग कागज बनाने में भी करते हैं। कागज बनाने में भी इसका उपयोग साबुन बनाने में भी करते हैं। साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, इसका जो है पीएच कितना होगा? तो याद रखिएगा, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और क्षारीय प्रवृत्ति का क्या होगा? क्षारीय प्रवृत्ति के होने की वजह से पीएच 7 से क्या होगा? कम या ज्यादा? तो 7 से अधिक होगा। 7 से क्या होगा? अधिक होगा। इसकी प्रवृत्ति जो होगी क्या होगी? ये क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। किस प्रवृत्ति का होगा? क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो ये सारी बातें हमने जानी किसके बारे में? धोबन सोडा के बारे में जाना। Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए, यहाँ पे देखिए एक समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या है? CaCO3। क्या नाम है इसका? CaCO3 का क्या नाम है? कोई बताएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा तो कुछ दिया ही नहीं, यहाँ पे बना दिया है क्या? CaO बनाया क्या है? CaO बनाया है। क्या बनाया है? CaO बनाया है। इसने क्या बना दिया जी? ये बना दिया CaO और सॉलिड किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और क्या बनाया है? और इसने बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किस फॉर्म में है? तो ये है गैस के फॉर्म में, ये है गैस के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे जब तक इसको हम लोग गर्म नहीं करेंगे तब तक ये तो नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? देखिए, एक यौगिक है, एक है ना, और क्या को बन गया? यहाँ पे 2 बन गया। तो मैंने शुरू में ही बताया था, जब किसी एक यौगिक को रासायनिक अभिक्रिया कराने पर, गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक बने तो क्या होता है? संयोग हो रहा है या वियोग हो रहा है या अपघटन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? वियोग बोलेंगे। क्या हो जाएगा? ये वियोग होगा। संयोज में तो क्या होता है? संयोग में A और B दोनों मिलकर क्या बना लेता है? AB बना लेता है। और वियोग में क्या होता है? A और B दोनों टूटकर A और B अलग अलग बना लेता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। किस रूप में व्यक्त किया जाता है? रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। क्या संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं, अणुसूत्र के रूप में, समीकरण के द्वारा, या सरल सूत्रों के द्वारा? तो याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है समीकरण के रूप में। किसके रूप में? समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। अच्छा, उस समीकरण में क्या चीज रहता है? तो तत्वों के संकेत, तत्वों के संकेत क्या क्या चीज रहेगा इस समीकरण में? क्या चीज रहेगा? तो संकेत रह सकता है, सिंबल, या उसका सूत्र रह सकता है। सूत्र और संकेत के रूप में रासायनिक समीकरणों को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक समीकरण को किसके रूप में? सूत्र और संकेत के रूप में। और रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में? तो समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। समीकरणों के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण क्या कहलाएगा? ये तो सबको पता है। वो क्या कहलाएगा? संतुलित समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? संतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने 20 सवाल को देखा, 20 प्रश्न देखा। अब आपको बताना है कि आपका इसमें से कितना सही हुआ। अगर नहीं सही हुआ तो आपको फिर से दोबारा से ठीक से पढ़ने की जरूरत है। अगर सही हुआ तो इसी तरह से आपको और आगे अपनी मेहनत को बरकरार रखने की जरूरत है। धन्यवाद।